हमारे साथ आज मौजूद हैं रामपुर में अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस। आइए उनसे जानते हैं, रामपुर आए हैं और रामपुर आने का इस उपचुनाव में क्या उनका योजना है, किस तरीके से वो आज रामपुर में प्रेस वार्ता में क्या बोलेंगे और क्या मुद्दे हैं रामपुर आए हैं। जी सर, आज रामपुर आए हैं। देखिए, रामपुर आने का हम लोग का प्रमुख मुद्दा, हम लोगों ने जो राजनीतिक पार्टी गठित की है अधिकार सेना नाम से, वह राजनीतिक पार्टी रामपुर उपचुनाव में भी प्रतिभाग कर रही है। श्री मोइन खान हमारे प्रत्याशी हैं रामपुर से। उनके चुनाव प्रचार में भाग लेना, उनके चुनाव के जो क्या स्थितियां चल रही हैं उनके संबंध में परिचर्चा करना, लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाना, लोगों तक अपनी पार्टी की बातों को पहुंचाना, इन चुनाव प्रचारों में श्री मोइन खान के कार्य और आचरण के साथ साथ पार्टी के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनको ले जाना, इन समस्त कार्यों के लिए हम रामपुर आए हैं। अच्छा, आखिर आपको अपनी पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी और फिर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने की? पार्टी हम लोगों ने इसीलिए बनाई क्योंकि मैं एक समय सरकारी नौकर था। स्थितियों ने इस प्रकार से करवटें ली, तमाम ऐसे हालात हमने देखे जब मुझे यह महसूस हुआ कि हमें राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाना अनिवार्य हो गया है। हम बेहतर समाज के लिए, देश के लिए तभी कार्य कर सकते हैं जब हम राजनीतिक रूप से एकजुट हों, सशक्त हों और लोगों के लिए कार्य राजनीतिक रूप से भी करें। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने यह राजनीतिक पार्टी अधिकार सेना का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अन्याय अत्याचार का विरोध करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना और साथ ही साथ हर नागरिक को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना है। अच्छा, आप रामपुर आए हैं। रामपुर में आप पहले भी आए थे जब समाजवादी की सरकार थी और यहाँ वाल्मीकि बस्ती का मामला चल रहा था, तो क्या लगता है सरकारें सब एक जैसी हैं? मैंने यह अनुभव किया है कि सत्ता का एक चरित्र है जो बदल नहीं रहा है। अब जो विरोध, जब आदमी विपक्ष में होता है, आज श्री आजम खान विपक्ष में हैं, वह दूसरी भाषा बोल रहे हैं। श्री आजम खान जब सत्ता में थे तो उनकी बिल्कुल दूसरी भाषा थी। आज यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी दूसरी भाषा है। जब वे विपक्ष में थे तो वो दूसरी भाषा में थे। हमारी पार्टी सत्ता के बुनियादी चरित्र के संबंध में कार्य करना चाहती है, एक बेहतर समाज, एक बेहतर व्यवस्था के लिए कार्य करना चाहती है, न कि मात्र सत्ता हासिल करने के लिए। आज जो सियासत में आजम खां का जो आज पोजीशन है, जो आज बैकफुट पे आ गए हैं और जितने मुकदमे उन पे लगे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये सत्ता का असर है या उनके अपने किए हुए कर्म या कामों का नतीजा है? देखिए, मेरा यह मानना है कि सब के बाद भी आजम खान के से प्रताड़ित अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं हम लोग रहे, मैं और मेरी पत्नी भी रहे, लेकिन मैं इसके बाद भी इस बात को नहीं इनकार कर पाऊँगा कि आजम खान सबसे पहले एक नेता रहे हैं मेरी निगाह, और एक शानदार नेता रहे हैं। बोलने का ढंग, अपनी बात कहने का ढंग, अपना अंदाज उनका निराला रहा है। भविष्य में उनकी कोई भी स्थिति हो न हो, लेकिन भारतीय राजनीति को उन्होंने जो कुछ दे दिया उसको कोई नकार नहीं पाएगा। और उनका जो अंदाज है, यहाँ तक कि जब उन्हें सज़ा हुई, उस सज़ा के बाद भी उन्होंने जिस प्रकार से जो उनके अल्फाज थे कि जो उन्होंने कहा कि आज मैं इंसाफ के, कुछ इस तरह की उन्होंने बात कही कि इंसाफ का कायल हो गया हूँ। तो ये शब्द जो है कि कायल हो गया हूँ, वह अंदाज केवल आजम साहब का ही हो सकता था। तो वह, मैं उन्हें नेता मानता हूँ, मैं उन्हें चोर उचक्का नहीं मानता और मैं नहीं मानता कि वह 78 मुकदमों और 80 मुकदमों और बकरी चोरी के हकदार थे। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मान सकता। मेरी निगाह में वो हमेशा एक शानदार नेता रहेंगे। यद्यपि यह भी एक सच्चाई है कि जब वो सत्ता में रहे तो कई बार उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, यह भी एक हकीकत है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। लेकिन इसके बाद भी वो एक नेता रहे, शानदार नेता रहे और मेरी निगाह में हमेशा एक शानदार नेता रहेंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो भी सत्ता में आता है वो वादे तो यही करता है कि हम सत्ता में जाएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये नहीं होगा, तरह तरह के वादे करता है, लेकिन जब वो सत्ता में आता है तो उसके बाद उसकी वैचारिक सोच बदल जाती है? देखिए, ऐसा कई बार हुआ है। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए चुनौती बस यही है कि यदि हम कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे
तो हम उस पर बरकरार रह सकें, अपने आप को रख सकें। तो चुनौती मेरी निगाह में कई बार यह नहीं होती है कि सत्ता हासिल कर लें। कई बार देखते ही देखते जैसे जंगल की आग की तरह पार्टियां फैल जाती हैं। आज हम एक छोटी सी पार्टी हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि हम तेज़ी से फैल जाएं जंगल की आग की तरह, लेकिन जंगल की आग बन के हम चीज़ों को भस्म कर दें या हम लोगों को उस आग से ऐसी तपिश दें कि उनको लाभ मिले। यही हमारे लिए भी ये चुनौती होगी और है भी। सत्ता का चरित्र, कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। क्या हम उसको जीत पाएंगे? हमारी चुनौती यही है। आज जो उत्तर प्रदेश में राजनीति का हालात हैं और देश में, उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक तरीके से जो आप कह लीजिए समाजवादी पार्टी है, बहुजन जो है वो ख़त्म मान के चलें, या कांग्रेस भी मान के चलें कि कोई सीटें नहीं ला पा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा का विपक्ष कौन आगे बेहतरीन रूप से निकल पाएगा, या इसके लिए कुछ दलों को साथ आना पड़ेगा? देखिए, मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम नीतियां हैं, विशेष करके जो आर्थिक नीतियां हैं और समाज को तोड़ने की जो उनकी नीति है, समाज में वैमनस्य पैदा करने की जो उनकी नीति है, लोगों को बरगलाने की जो नीति है, उसमें परिवर्तन की, उसके विरोध की सख्त ज़रूरत है। यह विरोध हर स्तर पे होना ज़रूरी है। उसके लिए आपस में हाथ मिलाना और सक्रिय होना, यह दोनों ही माध्यम अपनाए जाने की ज़रूरत है। पार्टियां एक दूसरे के साथ भी आवें और अलग अलग भी विरोध करें, लेकिन जो गलतियां हो रही हैं समाज और देश के अहित के लिए, उसका विरोध आज जरूरी है। अच्छा, आखिरी में हम आपसे एक सवाल करेंगे कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव 3 सीटों पर हो रहा है, तो क्या तीनों सीटों पर आपकी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी? हमारी पार्टी ने तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हमारी एक छोटी और नई पार्टी है, नव उदित पार्टी है। हम कोई लंबे चौड़े दावे जीत के या हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं और ये पा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि हमारे पार्टी के लोग, प्रत्याशी हमारी मूलभूत भावनाओं के अनुसार लोगों तक पहुँचे, लोगों का विश्वास अर्जित करना चाहें, लोगों तक पार्टी की बुनियादी बातों को पहुँचावें और भविष्य के लिए पार्टी की एक ठोस ज़मीन तैयार करें। जिस तरीके से समाजवादी सरकार में भी आप पे कार्रवाई हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी आप पे कार्रवाई हुई, तो क्या लगता है कि सरकारें सब एक जैसी हैं या कोई बदलाव है उनमें आपस में? मैं यह जान रहा हूं कि स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की तमाम आलोचनाएं होती रहीं। आज जब श्री योगी के अधीन भारतीय जनता पार्टी को मैं देख रहा हूं, तो मैं एक पुलिसिया राज का तांडव देख रहा हूं, जहां पर पूरी तरह से पुलिस का राज है। हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, जैसे कि हाफ फ्राई और फुल फ्राई अंडों के होते थे, उस तरह से किसी को ले लिया, उठा लिया, उसके पाँव में गोली मार दी और उसके आपने हाफ फ्राई बना दिया। मन हुआ आपने थोड़ा ऊपर गोली मार दिया, आपने उसको फुल फ्राई कर दिया। उसका आप आज की तारीख में कोर्ट की जगह पुलिस ने अपनी भूमिका ले ली है। पैसों पर एनकाउंटर की तमाम शिकायतें आ रही हैं, लोगों की ज़ुबानें बंद कर दी गई हैं। ट्वीट करने, छोटे छोटे ट्वीट पे मुकदमात हो रहे हैं। शर्त सिर्फ एक है, बुलडोजर चल रहे हैं। शर्त सिर्फ एक है कि जो आदमी ऐसा कर रहा है वो विरोधी दल का हो या सरकार का विरोध करने वाला हो। सरकारी पिछले 7 सालों या 6 सालों जब से ये सरकार है, एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जब किसी सरकारी पार्टी के आदमी के ऊपर ऐसे मामलात में कोई मुकदमा हुए हों। तो आपके ऊपर जो मुकदमा हुआ, ये आप मानते हैं राजनीतिक भावना से हुआ है? 100% राजनीतिक भावना से है। यद्यपि वो मामला अभी माननीय कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए उसके मेरिट पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा ज़मीर जानता है, मेरा ईमान जानता है और मैं समझता हूं जनता भी जानती है कि वो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित FIR था। ये थे हमारे साथ अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो कार्रवाई हुई वो समाजवादी सरकार में भी हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। जो भी कार्रवाई हुई वो राजनीति से प्रेरित थी। अब देखना होगा कि ये राजनीति में अमिताभ ठाकुर जी आ रहे हैं, ये कितनी सीटों पर कामयाब होते हैं और जनता इनको कितना समर्थन देती है। राजीव वर्मा, रामपुर।